दोस्तों सिविल सर्विसेज का 2019 का रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है। हर बच्चे का सपना होता है सिविल सर्वेंट बनना और हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे को सिविल सर्वेंट देखना। जीवन में सफलता के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन सिविल सर्विसेज में है वो सेटिस्फेक्शन भारत की किसी और सर्विसेज में नहीं है। आज हम ऐसे ही 2019 के टॉपर से बात करने जा रहे हैं। वो है मेरे साथ मयंक मित्तल। फर्स्ट ऑफ ऑल मयंक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मयंक के बारे में मैं बता दूं कि मयंक एक होनहार बच्चा है। शुरू से बिगिनिंग से ही इनका जो करियर रहा है वो आउटस्टैंडिंग रहा है। मयंक बिलोंग टू बिलासपुर उत्तर प्रदेश और इन्होंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में NIT इलाहाबाद से 2015 में। इसके बाद 2015 में ही इन्होंने गेट का एग्जाम लिखा था और गेट में इनका 84th रैंक था। इसके बाद इन्होंने मेडीजी से इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखा और 2017 में इंजीनियरिंग सर्विसेज में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। 2017 के बाद फिर इनकी जर्नी और आगे स्टार्ट हुई। 2018 में इन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की और 2018 में नेक्स्ट IAS से GS के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया और ऑल इंडिया रैंक 105 हासिल किया था। लास्ट ईयर इनका IPS में सिलेक्शन हुआ और इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में 2019 में सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 29 हासिल की है। अब इनको डेफिनेटली IAS मिल गया, तो अब आप IAS बन चुके हैं। जी सर। सिविल सर्विसेज की जर्नी हमेशा टफ होती है। लोग बोलते हैं कि सिविल सर्वेंट बनना है तो जी जान लगा करके पढ़ना होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फ्रेशर्स अप्रोच क्या होती है, क्योंकि आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी IAS क्रैक किया, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर आपने और अच्छी रैंक हासिल की, तो एक फ्रेशर्स अप्रोच जो होनी चाहिए वो मैन क्या होती है? सर सबसे पहली चीज है डेडिकेशन जरूरी है। हाँ। हमें कई बार क्या होता है कि भाई महीने में 5 दिन 6 दिन या 1 वीक पढ़ लिया और बाकी वीक छोड़ दिया। तो एक डेडिकेशन के संग हमें लगना है। ये नहीं है कि डेली 10 घंटे या 15 घंटे पढ़ना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बीच में बहुत लंबा गैप हो जाए। एक डेडिकेशन कंप्लीट चाहिए। अगर 8-9 मंथ का कंप्लीट डेडिकेशन है तो प्रीलिम्स बड़ी आसानी से क्लियर हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है बुक्स या स्टडी मटेरियल कैसे चूज करें। ये थोड़ा सा हम बाद में से डिस्कस करेंगे कि स्टडी मटेरियल को कैसे चूज करना है। फ्रेशर्स की अप्रोच होती है मयंक, तो एक उनको कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? NCERT से या फिर टेक्स्ट बुक से या फिर कोचिंग के नोट से, मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से सबसे पहले NCERT से हमें स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कई बार क्या है कि बैकग्राउंड हमारा इंजीनियरिंग भी है। हाँ। हमारा हो सकता है कोई मैथ्स या फिजिक्स बैकग्राउंड हो। हाँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के या इकोनॉमिक्स के या पॉलिटी के, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगभग हम भूल चुके होते हैं, क्योंकि 5-10 साल हो चुके होते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें बिल्कुल और इंटरेस्ट आना भी कम हो जाता है। तो NCERT किस क्लास से आप रिकमेंड करते हैं? 6th क्लास से सर मैं रिकमेंड करता हूं। 6 to 12 हमें NCERT करनी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की 6 to 12 एटलीस्ट हमें कर लेनी है। और न्यूज़पेपर मैगजीन्स में बच्चे कब से फोकस करने हैं, मतलब एग्जाम के कुछ दिन पहले या मे बी राइट फ्रॉम बिगिनिंग? सर आई थिंक न्यूज़पेपर या मैगजीन में कम से कम प्रिपरेशन स्टार्ट होने के 3 महीने बाद से। जब तक एक बार हम बेसिक जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसका बेसिक फ्रेमवर्क जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक एकदम से न्यूज़पेपर पे जाने की जरूरत नहीं है। राइट। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की, क्योंकि इंजीनियर्स सबसे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सिलेक्शन है, लेकिन इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेने वाले बच्चे स्टूडेंट्स कम होते हैं। लेकिन आपने इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया, तो वो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसने आपको इनकरेज किया कि मुझे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है? सर 2 मैं कहूंगा कि इसके पीछे उद्देश्य थे इंजीनियरिंग ऑप्शनल के। सबसे पहला ये था कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई कर चुके थे। तो एक सब्जेक्ट पे कमांड भी थी और एक भरोसा भी था कि हाँ शायद इस इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अब इस ऑप्शनल के साथ लेकर के। और दूसरा एक ये भी रहता है कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में लिखना और एक GS के लिए लिखना और एक ऑप्शनल के लिए लिखना, उसमें बड़ा फर्क हो जाता है। और अगर ऑप्शनल में हमारे मार्क्स 300+ नहीं होते हैं तो एक लिस्ट में हो सकता है आ जाए, लेकिन रैंक एक अच्छी लाने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसके संग मार्क्स मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग ऑप्शनल के साथ अगर आपकी कमांड अच्छी है तो मार्क्स अच्छे लाए जा सकते हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल में। तो देखो दोस्तों, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अच्छा है तो आप उसको अपने मेंस के लिए ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। और इस बार हम लोगों ने देखा है, मैं तो इनफैक्ट आपके लिए भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिंगल डिजिट रैंक। इस समय जब मैंने रिजल्ट देखा
तो मेरे मन में एक भाव ये आया कि आपका सिंगल डिजिट में कहीं होना चाहिए, बट एनीवे 29 इज ए गुड रैंक और आप IAS बन गए, आपको अच्छा कैडर भी मिलेगा। जी सर। तो आगे हम चलते हैं कि स्टडी मटेरियल जो हम डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो भटके ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, फिर उसमें से क्या अच्छा है क्या नहीं है, कौन सा एरिया छोड़ना है कौन सा पढ़ना है, इन सब चीज़ों के लिए स्टडी मटेरियल की इम्पोर्टेंस है। तो आप क्या कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे कि? सर अभी मुझे एक दीपक रावत सर हैं, IAS हैं हैदराबाद, यहाँ हरिद्वार में, उनकी एक बात याद आती है कि लेस इज मोर। मतलब अपना सिलेबस, अपना स्टडी मटेरियल जितना कन्फाइन करके हम रखेंगे उतना बेटर है। मतलब एक ही सब्जेक्ट के लिए 3, 2, 4 बुक करके कोई फायदा नहीं है। एक सब्जेक्ट के लिए एक बेस बुक रखें जो कि हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं उस बेस बुक को। और दूसरा ये है कि स्टडी मटेरियल में 2 पार्ट है हमारे, एक तो कन्वेंशनल सब्जेक्ट जितने भी हैं और दूसरा करंट अफेयर बेस्ड है। तो कन्वेंशनल सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट की एक मटेरियल, और जो छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया या फिर और जो छोटे छोटे एथिक्स वगैरह हो गया है, इनके लिए अगर नोट्स भी हैं तो काम चल जाएगा उनका वहां से। अच्छा, और दूसरा करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर जब स्टार्ट कर देंगे एक बार हम, उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी को ना छोड़ें। हाँ ठीक है, अगर प्रीलिम्स आ रहा है 1 महीने पहले हम न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं तो काम चल जाएगा, बट अदरवाइज उसकी कंटिन्यूटी रखें और एक कोई भी मैगजीन करंट अफेयर की, मंथली मैगजीन, इतना सफिशिएंट है। कौन सी मैगजीन फॉलो की? मैंने सर 2 फॉलो की थी। तो एक तो नेक्स्ट IAS में फॉलो करता था, उसके अलावा फिर एडिशनल कोई भी अगर देखनी है, जैसे कभी योजना देख ली किसी मंथ की कोई दूसरी मैगजीन कभी देख ली है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे? न्यूज़पेपर हिंदू पढ़ता था मैं तो। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं नॉर्मली। मेरे हिसाब से सर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अच्छे हैं दोनों ही न्यूज़पेपर, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसको पढ़ें। राइट। आपका क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और बहुत सारे इंजीनियर्स आपको देख रहे होंगे और बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो अपना करियर आगे सिविल सर्विसेज की तरफ बना रहे होंगे, सोच रहे होंगे। तो आपने जब इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की थी और अब सिविल सर्विसेज की, तो उसमें इंजीनियरिंग ऑप्शनल में प्रिपरेशन करने में आपकी लेवल ऑफ एफर्ट्स में क्या डिफरेंस था? लेवल ऑफ एफर्ट्स मोर और लेस सेम था, बट यहाँ पे एक ये चीज है कि वहां पे हम डेडिकेटेड टाइम इंजीनियरिंग ऑप्शनल को दे सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में। यहाँ पे हमें उसके साथ GS भी देखना है, उसके साथ हमें essay भी देखना है, तो उतना टाइम हम नहीं दे सकते यहाँ पे। लेकिन हाँ फिर भी एटलीस्ट जब प्री हो जाए कंप्लीट, तो मेंस के टाइम में डेली 3 से 4 घंटा तो डिवोट करना पड़ता है ऑप्शनल को। 3 से 4 घंटे। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है और आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की प्रिपरेशन की है, तो मयंक ने तो इसी को आगे कैरी ऑन किया, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। आगे हम बात करते हैं मयंक, आंसर राइटिंग इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट। और आंसर राइटिंग में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कई बार अपने आप को ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के या जो कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा 19-20 अपने आप को कम पाते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आंसर राइटिंग कैसी हो, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस में, सिविल सर्विसेज में, फॉरेस्ट सर्विसेज में, हर जगह इंजीनियरिंग या फिर साइंस के से आप लिख सकते हैं। तो कल हम इस पर एक अलग से वीडियो करेंगे, डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करेंगे कल 11 बजे से। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल 11 बजे आप जरूर लाइव देखें मेडी जी यूट्यूब चैनल पर, जहां मयंक मित्तल और मैं, हम दोनों लोग इस बात पर फोकस करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए। और मयंक के एक्सपर्ट कमेंट्स और एक्सपर्ट सजेशंस इनके जो हैं वो आपको बहुत यूजफुल होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फाइनली मयंक, मैं आता हूं आपके इंटरव्यू पर, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो कोविड पीरियड आने के बाद हुआ। क्योंकि कुछ इंटरव्यूज कोविड के पहले हो गए थे, फिर कोविड के लॉकडाउन हो गया, तो आपका बाद में हुआ। तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया और कोविड के दौरान क्या कोई ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए जो कोविड से रिलेटेड थे? हाँ सर, इंटरव्यू मेरा वैसे तो मार्च में शेड्यूल था, लेकिन कोविड की वजह से 4.5 महीने लेट हो गया है। तो मेरे से तो कोविड से रिलेटेड उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और उसके बीच के लॉकडाउन का भी कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। हालांकि प्रिपेयर मैं पूरा करके गया था कि अगर कोई क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड आता है, उसकी वैक्सीन से रिलेटेड, टेक्निकल टर्म्स, डायग्नोसिस से रिलेटेड, तो उसको मैं प्रिपेयर करके जाऊं, और पूछे भी हैं बाकी लोगों से। बट मेरा जो इंटरव्यू था वो मोर और लेस फोकस इस बात पे रहा था कि एक तो IPS से IAS क्यों स्विच करना चाहते हैं। बोर्ड भी बस्ती सर का था, तो वो इस बात में इंटरेस्टेड भी ज्यादा रहते हैं, वो खुद भी IPS रह चुके हैं, तो इस बात में इंटरेस्टेड रहते हैं कि मैं स्विच क्यों करना चाहता हूँ। और दूसरा
एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफी इंटरव्यू रहा था कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे आप। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक मेंबर ने कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे पूछा पूरा। हाँ, तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो प्रिपेयर करके ऑप्शनली नहीं, मेरे बाद जो गए थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, उनसे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन काफी पूछे उन्होंने। तो मतलब ये चीज ग्रेजुएशन बैकग्राउंड पे हमें अपना फोकस रखना है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ तो आपको एडवांटेज मिल गया होगा कि हाँ सर, यहाँ पे एडवांटेज था, टॉपर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस के, इंजीनियरिंग तो आपको बिल्कुल आती ही होगी। हाँ, तो पावर सिस्टम से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। बेसिकली प्रैक्टिकल जो पावर सिस्टम हम देखते हैं, एप्लीकेशन पार्ट, उससे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो लगभग कंप्लीट हो गए थे, वहां पे क्वेश्चन हो गए थे सारे आंसर। ग्रेट। तो दोस्तों इंटरव्यू आपका तो बहुत ही बढ़िया हुआ। आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा वो पुल फैक्टर रहा होगा जिसने आपको इतनी अच्छी रैंक दिलाई? सर मेरे हिसाब से रैंक में मेंस के मार्क्स सबसे ज्यादा मैटर करते होंगे, क्योंकि 2025 में से 1750 मार्क्स तो मेंस के ही रहते हैं। बाकी तो कुछ भी कहना एक बार मार्क्स आने के बाद ही उचित रहेगा, क्योंकि किस में मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो लेकिन वही मुझे फिर एक बार लगता है कि मेंस में राइटिंग स्ट्रेटजी तो बहुत मैटर करती है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है। वहीं अगर आपके 10-20 नंबर इधर उधर हो गए तो लिस्ट में से नाम निकल भी सकता है और हो भी सकता है। कल मैं इस पर बहुत सारे सवाल करूंगा आपसे राइटिंग स्किल। बिल्कुल सर, राइट। फिर स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत फायदा होगा। अब लास्ट में आज के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपने नेक्स्ट IAS का आपका जो जर्नी रही, तो आपकी वो कैसी रही और आपने कहाँ से अपनी प्रिपरेशन में हेल्प ली? मेरा 2017 में इंजीनियरिंग सर्विस में हुआ था और अक्टूबर में मैंने नेक्स्ट IAS ज्वाइन किया था, और वो आई थिंक पहला क्लासरूम प्रोग्राम था नेक्स्ट IAS का। तो काफी हेल्प मिली थी उस टाइम पे नेक्स्ट IAS से, क्योंकि मेरा कुछ पोर्शन छूट भी गया था, तो उसका थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो उसका वीडियोस भी। अच्छा, नेक्स्ट IAS तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे रहता है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। अच्छा, दो तीन एक एडवांटेज जो मुझे नेक्स्ट IAS के लगते हैं, बाकी कोचिंग का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने रेफर नहीं किया है उनको, लेकिन एक तो है कि जो डेडिकेटेड फैकल्टी का अटेंशन रहता है, मतलब क्लास के बाद भी फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास के बाद भी। तो ये मुझे लगता नहीं है कि हर जगह अवेलेबल होगा कि हम फैकल्टी से एक डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लास के बाद भी कर सकते हैं किसी चीज को लेकर के। और दूसरा, एक बड़ी वेल मैनेज तरीके से क्लासेस हुई हैं, उसके साथ मतलब वीकली एग्जाम होने हो या मंथली एग्जाम होने हो, तो बिल्कुल वेल मैनेज तरीके से। और सिलेबस भी उस टाइम तो बैच सितंबर में स्टार्ट हुआ था और हमारा अप्रैल में सिलेबस कंप्लीट हो गया था, प्री प्लस मेंस दोनों का। दोस्तों, नेक्स्ट IAS इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मेड इजी ग्रुप और बहुत ही डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करके, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करके। और पहले बैच के ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी 105 रैंक हासिल की थी पहले अटेम्प्ट में, और इस बार सेकंड अटेम्प्ट में 29th रैंक हासिल की। कुछ फैकल्टीज का तो सर मैं स्पेशली मतलब कहना चाहूंगा, एक तो रुचिका मैम का, मतलब उनसे मुझे काफी हेल्प मिली, और एक सुमित सर का, मतलब मैं डेफिनेटली सर नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उनसे मतलब बहुत हेल्प मिली है, इकोनॉमी में ही नहीं। अच्छा, इन दोनों टीचर से क्या हुआ कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प मिली है, मतलब पर्सनल अटेंशन भी अच्छा मिला है। तो ये दोनों तो मतलब टीचर्स अगर आपको पर्सनल अटेंशन दे दे तो आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, टॉपर्स टॉक में आज हम बात कर रहे थे मयंक मित्तल से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 29 हासिल की है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में। आप भी सिविल सर्विसेज लिखने का आप हिम्मत बना रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे और सिविल सर्वेंट बनने का ख्वाब देख रहे होंगे। आगे बढ़िए, रास्ते डिफिकल्ट हो सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं, और आने वाली मंजिल आपकी होगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद।